टॉपिक हमारा चल रहा है एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के अंदर हमने बेटे देखे कि एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स के साथ हमने टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स देखी। अब टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स के साथ हमने देखा सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। साथ हमने एक फिनोमेना देखा ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से होती है। और फिर साथ हमने इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड देखा, जो कि हिडन एनिमी ऑफ ह्यूमन। आज है बेटे एयर पोल्यूटेंट्स के अंदर हमारा टॉपिक सल्फर कंपाउंड्स। सल्फ़र कंपाउंड से मुराद बेटे सल्फ़र रखने वाले जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो कहाँ से आते हैं। अब कुदरती तौर पर पाए जाने वाली जो सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो खारिज होते हैं बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वॉल्केनिक गैसेस एंड फॉरेस्ट फायर्स। तीन बेटे बेसिक सोर्सेज इनके, बैक्टीरियल डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो हैं, जब बैक्टीरिया उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, वो गलते सड़ते हैं वो मटेरियल्स, तो उनसे खारिज होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द वोल्केनिक गैसेस। आतिशफ़शां पहाड़ जब फटते हैं तो उनमें से जो निकलने वाली गैसेस हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। एंड फॉरेस्ट फायर्स, और जंगलात में लगने वाली आग जो है उनमें ये मौजूद होते हैं। अब चूंकि बेटे सल्फ़र जो है वो हर जिंदा शय का कंपोनेंट होता है, चूंकि ये प्रोटीन की पेप्टाइड चेन्स को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये हर जिंदा शय के अंदर मौजूद है। जब ये हर जिंदा शय के अंदर मौजूद है तो बैक्टीरिया जब उसको तोड़े फोड़ेंगे तो उसमें से सल्फ़र के कंपाउंड्स खारिज होंगे। फॉरेस्ट फायर्स, अब उन जंगलात में एक तो पौधों में भी सेल मौजूद हैं, सेल्स में प्रोटीन्स मौजूद हैं, उनके जलने से सल्फ़र के कंपाउंड्स, और वहीं पे मौजूद जिंदा जानदार जो हैं वो भी तो आग की लपेट में आते हैं, जानवर जो हैं, तो उनके जलने से भी। अच्छा जी, बट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ नेचुरल सोर्सेज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ दोज कंपाउंड्स एमिटेड बाय फॉसल फ्यूल्स, कंबस्शन इन ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये तीनों जो सोर्सेज हैं ये कम बनाते हैं या थोड़ी मिकदार में सल्फ़र कंपाउंड्स बना रहे हैं, जबकि जो मेजर हिस्सा शामिल किया जा रहा है दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के जलने से ये ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल किया जा रहा है। वो कहाँ पे जल रहा है? वो फैक्ट्रीज़ के अंदर जल रहा है। वो कहाँ पे? हमारे कंबस्शन इंजन्स में, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, केरोसिन ऑयल। इस सूरत में अबाउट 80% ऑफ द टोटल SO2 इज रिलीज बाय द कंबस्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कितना? 80%। 80% ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये कोल प्रोड्यूस कर रहा है, कोयले का जलना, और
पेट्रोलियम का जलना जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है। अब इनके बेटे इफ़ेक्ट्स क्या हैं? सल्फ़र कंपाउंड जो हैं ये जब हवा में शामिल होते हैं तो ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? एक तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कलरलेस गैस है, लेकिन इसकी एक ख़ास स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल। SO2 is colorless but with irritating smell। इरिटेटिंग बेटे तंग करने वाली, ना खुशगवार। इट काजेज सफोकेशन, इरिटेशन एंड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इससे क्या होता है? दम घुटता है। सफोकेशन, इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स करते हैं किन में बेटे? इन एस्थमेटिक पेशेंट्स, जो पहले ही दमा के मरीज हैं, उनको तो थोड़ा सा इशारा चाहिए। कोई हल्का फुल्का एलर्जन जो है उनके लिए वो भी काफ़ी है। अच्छा जी, SO2 फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड विच डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन। दूसरा इसका इफेक्ट, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट बनाते हैं जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये जब मिक्सअप होता है वेपर्स के साथ तो ये बारिश के ज़रिए ज़मीन पर जब आता है तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन से मुराद बेटे हमारी हरियाली जो है, और वो कहाँ से आती है? जो हम फसलें बोते हैं, पौधे, उनको तबाह करते हैं। अब इसको बचाना है, हमने इन इफ़ेक्ट से बचना है, तो क्या करना चाहिए? SO2, it is necessary to remove sulfur from fossil fuels before they are burnt। अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? There should be removal of sulfur from fossil fuels। उन फॉसल फ्यूल से जलाने से पहले सल्फ़र के जो कंपाउंड्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए, ताकि वो जब बर्न हो तो सल्फ़र ना साथ जले, वो ना अपने कंपाउंड्स में। अब एयर पोल्यूटेंट्स का बेटे दूसरा टॉपिक, दैट आर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो हैं इनको हम NOx से भी जाहिर कर सकते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड हो सकता है। कुदरती तौर पे जो ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के पाए जाते हैं, मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड, आर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। बिजली चमकती हुई देखी है कभी आसमान पर? हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग। उससे बनता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, दूसरा इसका सोर्स।
combustion of fossil fuels. In internal combustion engines, in thermal power stations and factories where huge amount of coal is burnt, जहाँ पे बड़ी मिकदार में कोयला जलाया जाता है. NO is formed by the direct combination of nitrogen and oxygen. ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद है, जब लाइटनिंग होती है तो ये दोनों तब मिलते हैं. जब मिलते हैं तो ये हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. However, it quickly reacts with air to form nitrogen dioxide. It is highly toxic gas. मतलब क्या, नाइट्रोजन का जो दूसरा कंपाउंड है वो बनता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के डायरेक्ट पहले मिलने से. नाइट्रिक एसिड बना. अब ये नाइट्रिक एसिड जो है ये फौरन से उसमें मौजूद हवा में मौजूद बाकी ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, जो कि नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक ऑक्साइड से ज़्यादा खतरनाक गैस है. मिक्सचर ऑफ दीज गैसेज represented as NOx. अब इन दोनों का जो मिक्सचर है हम इनको जाहिर कर देते हैं NOx से, कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है. अच्छा जी. Enters in the air through automobile exhaust and chimney of thermal power stations and factories. It irritates breathing passage. इसका इफेक्ट क्या है? ये दुश्वारी बेटे करता है, इरिटेट्स ब्रीदिंग पैसेज. हमारे हवा की नाली में सोजश हो जाती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, आप कह लो. अब उस सोजश की वजह से हवा का पैसेज जो है वो मुश्किल हो जाता है. The oxides formed from nitric acid combining with water vapors in air form. अब ये क्या बनाते हैं? ये जो NOx हैं ये नाइट्रिक एसिड बनाते हैं. अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये भी इस सल्फ्यूरिक एसिड की तरह एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. अब ये भी जैसे ये रेन में शामिल होता है, ये भी रेन में शामिल होके उसको एसिडिक बना देता है और एसिड रेन का बाइस बनता है. अब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से, फिर जिस तरह से ये बिल्डिंग्स को तबाह कर रहा है, वेजिटेशंस को तबाह कर रहा है, वो भी इसी तरह से तबाह करता है. अब एसिड रेन क्या है? व्हाट इज एसिड रेन? एक तो है बेटे आम ऑर्डिनरी बारिश, जब उसकी पीएच मज़ीद कम हो जाए तो तब वो बारिश जो है वो एसिड रेन कहलाती है. जो आम बारिश होती है बेटे उसकी पीएच 5.6 to 6 होती है. जबकि ये जो हमारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल H2SO4 जो कि सल्फ़र के कंपाउंड से बना, HNO3 जो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड से बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि कार्बन के कंपाउंड से बना, जब ये एसिड्स जो हैं इसमें शामिल होते हैं इस बारिश में तो ये उसकी पीएच को मज़ीद कम कर देते हैं, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ ले जाते हैं.
अब जब उसकी पीएच मज़ीद कम हो जाती है तो बेटे अफादियत की बजाय वो नुकसानदेह साबित होती है। आम बारिश तो फ़ायदा मंद होती है, लेकिन ये वाली जो एसिडिक रेन होती है, अब ये एसिडिक रेन होती कब है? आपने देखा होगा कि स्मोग इकट्ठी हो रही थी पिछले दिनों। अब वो स्मोग थी कहाँ से आ रही थी? वो हमारा ही पोल्यूशन था, जो कि ये सल्फ़र के, कार्बन के, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो थे, वो अब जब टेम्परेचर एक ख़ास हद तक कम होता है तो वाटर वेपर्स के साथ मिलके वो ये स्मोक बनती है। अब ये ऊपर उठते रहते हैं। ये अब तो हमें नज़र आ रही थी ना, जब टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर ये नज़र नहीं आती, ऊपर उठती हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। जब बारिश बरसती है तो उसके साथ ही उसमें शामिल होकर फिर ये नीचे ज़मीन पर आ जाते हैं। अब इस एसिडिक रेन के बेटे क्या इफ़ेक्ट्स हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचेस हैवी मेटल्स। अब ये हमारी ज़मीन पर बेटे हर जगह पर पड़ी, चट्टानों पर भी पड़ती हैं। रॉक्स जो हैं बेसिकली वो साल्ट्स हैं मुख्तलिफ मेटल्स के, साथ उनके एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल मौजूद। आम तौर पे वो आम पानी में इनसॉल्युबल है। पत्थर को हल करना चाहे पानी में हल हो जाता है? नहीं होता, लेकिन वो न्यूट्रल वाटर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये बारिश एसिडिक हो चुकी होती है तब ये उनकी आयोनाइजेशन करती है और उनको साथ डिज़ोल्व कर लेती है, डिज़ोल्व करके उनको साथ अपने बहा लाती है। तो उसमें हैवी मेटल्स भी शामिल हो जाती हैं, जैसे मरकरी, लेड, एल्युमिनियम। अब ये मेटल्स जो हैं ये हैवी मेटल्स कहलाती हैं, क्रोमियम। अब ये उस पानी के साथ बहते हुए पहुंच जाती हैं हमारी रिवर्स एंड लेक्स, मतलब हमारे नदी नालों तक। अब ये हैवी मेटल्स जो हैं ये नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है पानी का। जो अभी मखलूक वहाँ पे रह रही है वो जब पानी को अपने गिल्स में लेके जाती है तो वहाँ से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड उनमें खारिज कर देती है और सारे के सारे पानी को फिर बाहर निकाल देती है। जब वो पानी जाएगा उनके अंदर तो साथ ये हैवी मेटल्स नहीं जाएंगी। जब ये हैवी मेटल्स जाएंगी तो ये क्लॉग कर जाएंगी उनके गिल्स के अंदर, फंस जाएंगी, ब्लॉक कर देंगी उन्हें, जिसकी वजह से क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सांस नहीं ले सकेंगे, ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे। जब वो ऑक्सीजन नहीं ले सकेंगे तब वो डेड हो जाएंगे। ये क्लॉगिंग ऑफ हैवी मेटल जो हैं उनको डेड कर देती है। एक बात, ये तो एक इफेक्ट है इनका। अगर वो लेके जा भी रहे हैं आबी जानदार, अब उसी पानी से मछलियां जो हैं वो शिकार की जाती हैं, वो खाई भी जाती हैं। अब ये हैवी मेटल्स जो हैं दे एंटर इनटू द फूड चेन। मतलब कि उस मछली से जिसमें हैवी मेटल मौजूद है, जब उसको हमने इस्तेमाल किया वो हैवी मेटल वहाँ से किस में आ गई, हम में आ गई। या उस पानी को इस्तेमाल किया जा रहा है किसी भी तरीके से, जो उसके पास रहने वाले लोग हैं वो उनसे खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हैवी मेटल्स एसिड रेन की मेहरबानी से हमारी फूड चेन के अंदर दाखिल हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन द मार्बल। दूसरा इसका इफेक्ट जो है
इट डैमेजेस मार्बल बिल्डिंग्स। ये जो हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं नुमाइशी तौर पे घरों में, ये पत्थर जो है बेसिकली कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम के साल्ट्स होते हैं। अब जब ये एसिड रेन पड़ती रहती है उनके ऊपर लगातार, तो ये उसकी शान शौकत को ख़राब कर देती है। ताजमहल मौजूद इंडिया के अंदर, अब उसका एनवायरमेंटल फैक्टर्स ने बेड़ा गर्क किया। आलूदगी ज़्यादा, चूँकि वो मसरूफ़ तरीन शहर है। अब आलूदगी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे बारिशें देर बाद, और जब वो बारिश होती है वो एसिडिक होती है, और उस एसिडिक बारिश की वजह से वो पत्थर जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जो उस ताजमहल की तज़ीन और आइश के लिए बाहर लगाया गया था, वो ख़राब होता जा रहा है। इसी तरह हमारे भी, अगर कोई आप पत्थर लगा हुआ कोई पुराना मकान देखो, तो वो आपको भद्दा में मालूम होगा, लगाया तो उसको अच्छा दिखने के लिए था, लेकिन वो कुछ अर्सा बाद डल हो जाता है, क्योंकि ये एसिड रेन जो है ये उसको अपने साथ बहा लाती है। एसिड रेन जिस ज़मीन पर पड़ती है, इट इंक्रीजेस इट्स एसिडिटी। एग्रीकल्चरल लैंड जो है उसकी पीएच जो उसमें फसल बोई जानी है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, जबकि जब ये तेजाबी बारिश होगी तो वो क्या होगा, वो ज़मीन, वो सॉइल, वो एसिडिक हो जाएगी। अब उसके एसिडिक हो जाने से उसकी ज़रखेज़ी में कमी आएगी या इजाफा होगा? कमी आएगी। इट डिक्रीजेस इट्स फर्टिलिटी, ये उसकी ज़रखेज़ी को ख़त्म कर देगी या कम कर देगी, और पैदावार जो है वो कम कर देगी। एसिड रेन जो है इसका इफ़ेक्ट एक और, इट डायरेक्टली डैमेजेस ट्रीज एंड देयर लीव्स। ये बराह रास्त पौधों और दरख्तों को, उनके पत्तों को डैमेज करती है, वो झुलसे से हो जाते हैं। एसिड है, जब वो उनके पत्तों पर पड़ता है तो ये उनके मुड़ने का बायस बनते हैं, उनके क्लोरोफिल के जलने का बायस बनते हैं, उनकी डिस्कलरेशन का बायस बनते हैं। अब जब पौधे का पत्ता ही नहीं ठीक, वो फोटोसिंथेसिस ही नहीं ठीक कर रहा, तो पौधा बाकी बच जाएगा। प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्पर्ड, प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज reduced, and ultimately वो बिल्कुल ही साफ सुथरे पत्तों से आज़ाद और आहिस्ता आहिस्ता सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ेकार है जिसके साथ जो हमारी एसिड रेन है वो हमारी लिए नुकसानदेह बेटे साबित होती है। एसिड रेन लीचिंग प्रोसेस के ज़रिए हैवी मेटल्स को फूड चेन में दाखिल करती है, मछलियों के गिल्स के बंद होने का बायस बनती है, मछलियों की डेथ हो जाती है, आबी मखलूक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उस एरिया में ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इट डैमेजेस मार्बल बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग्स के लिए उसकी तज़ीनों और आइश को डैमेज करती है जहाँ पर मार्बल का इस्तेमाल होता है। इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये उस ज़मीन की एसिडिटी बढ़ा देती है जिससे उसकी ज़रखेज़ी में कमी आती है। एसिड रेन डायरेक्टली डैमेजेस द प्लांट्स एंड ट्रीज, ये उनकी विल्टिंग का बायस, विल्टिंग ऑफ लीव्स का बायस बनती है, उनकी येलोइंग ऑफ द लीव्स का बायस बनती है, और अल्टीमेटली उस पौधा जो है उसकी आप कह लो एक किस्म की डेथ हो जाती है, वो सूख जाता है, और उनकी ग्रोथ जो होती है वो हैम्पर्ड, मतलब उसको दबाव
आ जाता है, वो दब जाती है, वो पौधे सही तरह से उग नहीं पाते।